Now in today lecture we will start order of reversible reaction. क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. O3 है, डिकम्पोज हुआ O2 में और नेसेंट ऑक्सीजन में फर्स्ट स्टेप है. दूसरा जो स्टेप है इसका ऑक्सीजन और ये O3, ये दोनों रिएक्शन किए और 2O2 बना. 2O2 और ये है स्लो स्टेप. ये रिवर्सिबल नहीं है. फर्स्ट वन इज रिवर्सिबल, सेकेंड वन इज नॉट रिवर्सिबल, स्लो स्टेप है. अब इसमें हमसे बोला जाता है कि ऑर्डर निकालो. ऑर्डर निकालो या रेट ऑफ रिएक्शन लिखो. रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? यहां पर रेट कांस्टेंट फॉरवर्ड केफ लिख दे रहा हूं, या K1 K2, और यहां रेट कांस्टेंट मान लो K3 है. फॉरवर्ड भी लिखा रहेगा, बैकवर्ड भी लिखा रहेगा. तो हमें ऑर्डर निकालना है. ये हमारे लिए क्वेश्चन है और इसको हमें करना है. तो मैं तब तक, हमें क्वेश्चन दिया है O3 डिकम्पोज हुआ है O2 और नेसेंट ऑक्सीजन में. इसका फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन K1 है और बैकवर्ड K2 है. कहीं कहीं बुक में फॉरवर्ड भी लिखा रहेगा और बैकवर्ड भी लिखा रहेगा. ये केवल ये रिवर्सिबल है, ये इरिवर्सिबल है, ये स्लो स्टेप है. तो हमने ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है अपने आप में. तो हर स्टेप अपने आप में क्या है? एलिमेंट्री है. ये भी एलिमेंट्री है, ये भी एलिमेंट्री है. ठीक है, इसको ऐड कर देंगे हम तो हमारा ओवरऑल रिएक्शन निकल जाएगा. ऑर्डर हमने बोला है कि ऑर्डर जो निकाला जाता है वो स्लो स्टेप से निकाला जाता है. ऑर्डर स्लो स्टेप से निकाला जाता है. हम लिख दिए. तो इसमें लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू K3 और लिखेंगे नेसेंट ऑक्सीजन के पावर में 1, क्योंकि एलिमेंट्री है, ये अपने आप में एलिमेंट्री है, ये एलिमेंट्री रिएक्शन है. तो नेसेंट ऑक्सीजन के पावर में 1 और ओजोन के पावर में 1, ये लिख देंगे. लेकिन लिखते समय हमारे साथ प्रॉब्लम हो जाएगा ये कि तुम्हें याद होगा कि कोलिजन थ्योरी के बाद जब मैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी पढ़ा रहा था तो स्टेटमेंट में लिखवाया था कि हम कैटलिस्ट को रिएक्शन में, रेट ऑफ रिएक्शन में रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन इंटरमीडिएट को रिप्रेजेंट नहीं करते. ठीक है, तो इन रेट ऑफ रिएक्शन वी कैनॉट रिप्रेजेंट इंटरमीडिएट. हम इंटरमीडिएट को रेट ऑफ रिएक्शन में रिप्रेजेंट नहीं करते हैं. अगर तुम दोनों रिएक्शन को देखोगे तो ये ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन जो है वो इंटरमीडिएट है. यदि तुम इसको अगर ऐड करोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा. ये बीच में बना था और बीच में ही समाप्त हो गया था. तो हियर नेसेंट ऑक्सीजन इज रिएक्शन इंटरमीडिएट. या नेसेंट ऑक्सीजन जो है रिएक्शन इंटरमीडिएट है. हमें इसको रिप्रेजेंट नहीं करना है, लेकिन हमने इसमें रिप्रेजेंट करके दे दिया है. इसका मतलब ये अभी सही नहीं लिखा हुआ है. तो कभी भी, अब तुम्हारा जो वॉल्यूम है उसमें इक्विलिब्रियम में लिखा नहीं है ऐसे, उसको वहां पर लिख लेना इक्विलिब्रियम में. या अगर मान लो कहीं पर इक्विलिब्रियम नहीं लिखे, ठीक है, तो नहीं लिखे तो देखना है कि नेसे जो इंटरमीडिएट है क्या उसका रिप्रेजेंटेशन किया है क्या. तो रिएक्शन इंटरमीडिएट तुम जानते ही हैं.
अगर उसका रिप्रेजेंटेशन किया है तो गलत लिख रहा है वो, इसका मतलब ये हमने गलत लिखा है। हमें रिएक्शन इंटरमीडिएट को रिप्रेजेंट कभी नहीं करना होता है, कैटलिस्ट होता है, रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं होता है। तो इसका मतलब हमारा ये हुआ कि हम अब इस रिएक्शन इंटरमीडिएट को हटाना पड़ेगा। जो यहां पर रिएक्शन इंटरमीडिएट है उसको रिमूव करना पड़ेगा, यहां से एलिमिनेट करना पड़ेगा। और कैसे एलिमिनेट करें, हाउ टू एलिमिनेट, हाउ टू एलिमिनेट रिएक्शन इंटरमीडिएट, हाउ टू एलिमिनेट रिएक्शन इंटरमीडिएट। हम रिएक्शन इंटरमीडिएट को कैसे एलिमिनेट करें? तो रिएक्शन इंटरमीडिएट को करने के लिए हम इसके पास जाएंगे, यानी स्टेप नंबर 1 के पास जाएंगे। O3 फॉरवर्ड K1 बैकवर्ड K2 O2 प्लस O। अब हम चले आएंगे इक्विलिब्रियम चैप्टर में। इक्विलिब्रियम चैप्टर में क्या लिखा जाता है? K फॉरवर्ड अपॉन K बैकवर्ड इक्वल टू K इक्विलिब्रियम लिखा जाता है। K फॉरवर्ड अपॉन K बैकवर्ड इक्वल टू K इक्विलिब्रियम इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्योंकि हमारे पास नेसेंट ऑक्सीजन को एलिमिनेट करने का कोई दूसरा उपाय नहीं है, हम स्टेप 1 से ही एलिमिनेट करेंगे। फॉरवर्ड अपॉन बैकवर्ड, फॉरवर्ड K1 दिया है, बैकवर्ड K2 दिया है, या कभी कभी इक्विलिब्रियम भी लिख देगा, ठीक है। तो यहां पर K1 अपॉन K2 इक्वल टू O2 नेसेंट ऑक्सीजन और यहां O3। अब यहां पर हमें नेसेंट ऑक्सीजन मिल चुका है और इसी का वैल्यू उठा के यहां पुट कर देंगे। यहां सब नेसेंट ऑक्सीजन का वैल्यू निकाल लेंगे। नेसेंट ऑक्सीजन हो जाएगा K1 कंसंट्रेशन ऑफ O3 डिवाइड बाई K2 कंसंट्रेशन ऑफ O2। ये हमारा यहां से नेसेंट ऑक्सीजन का वैल्यू निकल गया। अब इस नेसेंट ऑक्सीजन का वैल्यू उठा के इसमें पुट कर देंगे। तो ये पहला पार्ट वाला हमारा खत्म हो चुका है। यही मेन इसका कंसेप्ट है। रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, रिएक्शन इंटरमीडिएट को रिप्रेजेंट नहीं करना है, अगर है तो एलिमिनेशन का रास्ता ढूंढना है। एलिमिनेशन का रास्ता हमारे पास यहां पर है। हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जैसे केमिकल इक्विलिब्रियम में लिखते हैं, सिंपल सा वही लिखेंगे, फॉरवर्ड अपॉन बैकवर्ड है, ये लिख देंगे, प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट, और वहां से नेसेंट ऑक्सीजन या जो हमें एलिमिनेट करना है, जिसको एलिमिनेट करना है उसको बाहर निकाल लेंगे, उसका वैल्यू उठा के पुट कर देंगे। अब यहां से नेसेंट ऑक्सीजन का वैल्यू पुट करो तो हो जाएगा यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू K3 इंटू, यहां है नेसेंट ऑक्सीजन का वैल्यू है K1 अपॉन K2, और यहां है O3, और यहां है O2, और यहां है O3, ठीक है। अब नेसेंट ऑक्सीजन जो है हमारा एलिमिनेट हो चुका है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो, या तो ऑप्शन में इस रूप में दिया रहेगा, अगर इंडिकेट करके दिया है तो K1 K2 K3 इस रूप में दिया रहेगा। अगर ऐसे नहीं है तो एक नया कांस्टेंट बन गया, कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट डिवाइड बाय कांस्टेंट। अगर इस फॉर्मेट में है तो सही है, नहीं है तो क्या करेंगे, नहीं है तो हम एक नया कांस्टेंट मान लेंगे, ठीक है। अब जैसा होगा, वॉल्यूम में क्वेश्चन है ना, निकालना। वॉल्यूम में 175 पर 35 नंबर है, तो अगर नया कांस्टेंट मानता है तो हम मान लेंगे, या नहीं है तो इस रूप में दिया है तो लिख देंगे। तो कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट एक नया कांस्टेंट K डैश मान लेंगे। अब ये O3 और O3, ये हो जाएगा O3 का स्क्वायर, यानी इसका ऑर्डर 2 हो जाएगा, और ये O2 पर जाएगा और O2 का ऑर्डर हो जाएगा -1, तो O2 का ऑर्डर हो जाएगा -1, O3 विल बी
O3 क्या हो जाएगा, O3 के पावर में 2 हो जाएगा, इधर लिख दो। O3 के पावर में 2 हो जाएगा और इसका -1 हो जाएगा। इसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर 2 हो गया, इसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर -1 हो गया। नेगेटिव ऑर्डर है। नेगेटिव करने का मतलब अगर स्पीड कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो स्पीड पीछे भागेगा, बढ़ने के बजाय घटने लगेगा, ऐसा भी होता है। क्या ये बातें सबको समझ में आई? तो तुम मान लो तुम्हें कभी इंटरमीडिएट नहीं दिया रहा है, ऐसे रिवर्सिबल नहीं लिख के दिया रहेगा, तो तुम कैसे सोचोगे कि हमें रिवर्सिबल का क्वेश्चन बनाना है? क्योंकि तुम्हारा वॉल्यूम में ये इंडिकेट नहीं किया फॉरवर्ड बैकवर्ड, और सिंपल सा स्लो लिख दिया। दोनों का डायरेक्शन रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का डायरेक्शन एक ही जैसा दिया है, तो देख लेना है कि इंटरमीडिएट को क्या यहाँ उसने रिप्रेजेंट किया है क्या। अगर इंटरमीडिएट को रिप्रेजेंट किया है तो हमें इलिमिनेट करना है, इलिमिनेट का हमें रास्ता ढूंढना है। फिर से मैं बता दे रहा हूं, जो लेट ज्वाइन की हो, ये इस टाइप का अगर एक रिवर्सिबल रिएक्शन है और एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है, और ये फास्ट है स्लो है, उस केस में हमें रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखना होता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन हम स्लो के अकॉर्डिंग लिखते हैं, तो हमने स्लो के अकॉर्डिंग लिख दिया रेट ऑफ रिएक्शन। लेकिन जैसे हमने लिखा तो ये देखा कि इस केस में नेसेंट ऑक्सीजन जो है वो रिएक्शन इंटरमीडिएट है, और हम जानते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट है उसको हम रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, तो ये रिएक्शन इंटरमीडिएट को हमें कहीं ना कहीं एलिमिनेट करना है। हियर नेसेंट ऑक्सीजन इज ए रिएक्शन इंटरमीडिएट, तो हमें किसी भी तरीके से इस नेसेंट ऑक्सीजन को हटाना है। हटाने के लिए हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1 के पास जाएंगे। स्टेप नंबर 1, अब केमिकल इक्विलिब्रियम में आ जाओ। यहाँ नेसेंट ऑक्सीजन मिला है, तो फॉरवर्ड अपन बैकवर्ड इक्वल टू क्या होता है, इक्विलिब्रियम। हम इक्विलिब्रियम के टर्म में लिख देंगे K2 अपॉन K1 अपॉन K2 लिख देंगे, फॉरवर्ड अपॉन बैकवर्ड ये। अब यहाँ से नेसेंट ऑक्सीजन को बाहर निकाल लो, बाहर निकल गया ये, इसका वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दो। पुट करोगे तो ये अब हो गया हमारा। पुट करने के बाद या तो इस फॉर्मेट में दिया रहेगा, मतलब K1 K2 के फॉर्मेट, और नहीं दिया है तो कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट, एक नया कांस्टेंट मिल जाएगा। सबको समझ में आ गया? और यही से यहाँ देखो अब नेसेंट ऑक्सीजन इलिमिनेट हो गया, तो यहां से हमें इलिमिनेशन का रास्ता ढूंढना है, और इलिमिनेशन का रास्ता यहीं से मिलेगा। सबको हो गया, समझ में आ गया ना ये पॉइंट है? चलो हटा दो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो जो लेट ज्वाइन की हो। याद रखना रिएक्शन इंटरमीडिएट में, सॉरी, रेट ऑफ रिएक्शन में रिएक्शन इंटरमीडिएट को कभी भी रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है। अब अपने वॉल्यूम में पेज नंबर 179 पर भी एक क्वेश्चन था, हालांकि वहां पर भी उसने रिवर्सिबल लिख के नहीं दिया था, उसको देना चाहिए था। पेज नंबर 179 पर क्वेश्चन नंबर 13 है, मैं लिख रहा हूं रिएक्शन। एक रिएक्शन जो है वो 2 स्टेप में है, 2A फॉरवर्ड बैकवर्ड A2, ठीक है। ये फास्ट है, उसको फास्ट भी नहीं लिखा है, और A2 प्लस B ये बना प्रोडक्ट, ये स्लो है। अब आपको बताना है कि इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। प्रोडक्ट नहीं दिया है तो P मान लो, चाहे छोड़ दो, इसमें से कोई मतलब है नहीं। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है। We can say that K is rate constant is overall reaction, हाँ बोल सकते हैं ना, वो कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट, या तो क्वेश्चन में डिस्कस किया रहेगा, मतलब इस टर्म में अभी 1-2 क्वेश्चन और करवा रहा हूं, तो या तो ये ओवरऑल कांस्टेंट हो गया, बोल सकते हैं इसको K1 K2 से और K3 से ओवरऑल एक नया कांस्टेंट जनरेट हो जाएगा। ये ओवरऑल ही हुआ। चलो इसको बताओ,
एक स्लो है और एक फास्ट है, लेकिन इस बात से इंडिकेट रहा है ना कि कहीं हम अगर मान लो बुक में देखो ये नहीं लिखा हुआ अपने वॉल्यूम में, केवल फॉरवर्ड लिख दिया है, तो वहां से एक चीज ध्यान रखना कि कहीं पर अगर इंटरमीडिएट का हम डिस्कशन कर रहे हैं तो गलती हो रहा है हमसे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जब आपसे पूछा जाए तो आपको ओवरऑल ऑर्डर बताना होता है, नहीं कि किसी के रिस्पेक्ट में। अगर किसी के रिस्पेक्ट में पूछा जाता है तो वो लिख के देगा। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ गया ना, इसका किसका आंसर आ गया? संस्कृति का। और चलो इसको बनाते हैं, ये स्लो स्टेप है तो हम इसका लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू के A2। ये अपने आप में कौन सा रिएक्शन है? एलिमेंट्री रिएक्शन है, इसका हम कोएफिशिएंट पावर में ले सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गया हमारे साथ कि देखो अगर स्लो स्टेप है तो हम लिखना कोई गलत नहीं लिखे, बिल्कुल सही लिखे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ इंटरमीडिएट जो है रिएक्शन इंटरमीडिएट, अगर दोनों रिएक्शन को लिखोगे तो ये कैंसिल आउट हो रहा है। ये तो ना तो प्रोडक्ट का हिस्सा है नहीं तो रिएक्टेंट का हिस्सा है, वो बीच में बना, बीच में कंज्यूम हो गया। और हम जानते हैं कि रिएक्शन इंटरमीडिएट को लिखा नहीं जाता है, तो कहीं ना कहीं हमें A2 को एलिमिनेट करना होगा। हमें अब एलिमिनेशन का रास्ता ढूंढना होगा कि एलिमिनेट कहां से करें। तो एलिमिनेट करने के लिए हम यहां जाएंगे, ठीक है। यहां कैसे करेंगे? तो यहां लिख देंगे, यहां देखो रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड नहीं लिखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फॉरवर्ड बैकवर्ड मान लो। तो यहां KF और KB फॉरवर्ड अपॉन बैकवर्ड इक्वल टू K इक्विलिब्रियम। क्या लिख सकते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ A2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A के पावर में 2, क्योंकि हम कोएफिशिएंट को पावर में लेते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम में हमने पढ़ रखा है कि कोएफिशिएंट को हम पावर में लेते हैं। अब यहां से हम A2 निकालेंगे, A2 का वैल्यू क्या आ जाएगा? A2 हो जाएगा K इक्विलिब्रियम बोल दो या KF अपॉन KB बोल दो, और A2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। A2 का ये स्क्वायर हो जाएगा। अब इस A2 का वैल्यू उठा के यहां पुट कर दो, क्योंकि हमें एलिमिनेट करना है इसको। तो यहां से हो जाएगा K और इंटू एक नया K और आ गया, ये K ये वाला था, ठीक है, ये वाला एक K था, एक नया और K आ गया, ये ओवरऑल K हो जाएगा। और इसके बदले में हम लिख देंगे A के पावर में 2 और B के पावर में 1, ये तो ऐसा ही रहेगा। तो देखो A के रिस्पेक्ट में 2 हो गया और B के रिस्पेक्ट में 1 हो गया, तो ओवरऑल ऑर्डर 3 हो गया, आंसर हो जाएगा ओवरऑल ऑर्डर 3। और अगर रिस्पेक्ट में पूछेगा तो हम बता देंगे। आसान है ना? इसको नोट डाउन कर लो। नोट डाउन करने के बाद स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना। अच्छा एक मिनट रुक जाओ, एक मैं तुम्हें ट्रिक भी बता दे रहा हूं, ट्रिक बता दे रहा हूं। जैसे O3 कहां गया? O2 में गया, और कहां गया? नेसेंट ऑक्सीजन में। और यहां नेसेंट ऑक्सीजन और O3 क्या बना? 2O2। ये स्लो है और ये क्या है? फास्ट है ना? स्लो स्टेप के लिए हम रेट ऑफ रिएक्शन मान लो यहाँ K1 है, K2 है, K3 है। रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे हम? रेट ऑफ रिएक्शन लिख देंगे K रिएक्टेंट के पावर में 1 और O3 के पावर में 1। अब हमें O3 को एलिमिनेट करना है तो मैं यहां से कर दूंगा डायरेक्ट। कैसे? तो ये लिखा हुआ है O3, एक समय के लिए हम ऐसे मान लेते हैं, फॉरवर्ड बैकवर्ड हटा दो। अब हमें O3 लिखना है, O को एलिमिनेट करना है, तो यहां से O क्या आ जाएगा? तो O3 माइनस O2 क्या आ जाएगा? इक्वल टू O। मैथ की तरह सोच लो, O3 माइनस O2 इक्वल टू
O, ये नेसेंट ऑक्सीजन है। अब इस O को उठा के यहां पुट कर दो। अगर के इक्विलिब्रियम अगर नहीं दिया है तो मतलब दिया है तो मतलब आंसर मिल जाएगा। और यहां पुट करोगे तो क्या आएगा, यहां आ जाएगा क्या। अब यहां पर लिखने के लिए हम लिखेंगे कैसे, O3 के पावर में लिखेंगे 1, हम ये नहीं लिख देंगे पूरा माइनस, इसके पावर में लिखेंगे 1 और O2 के पावर में लिखेंगे -1, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट कितना है -1, इसका कोएफिशिएंट लेके हम लिखेंगे। तो इस दोनों के बदले ये लिख दिया और ये O3 है पहले से ही। देखो कोई भी आंसर मैच कर गया अपना। ये ऐसे भी ट्रिक से भी कर सकते हो, डायरेक्ट यहां से जिसको एलिमिनेट करना है उसको एक तरह से बाहर लेके आओ और उसका कोएफिशिएंट को ऑर्डर बना दो। माइनस है तो माइनस लिखो, प्लस है तो प्लस लिखो। तो इस ट्रिक से भी हम क्वेश्चन मतलब जल्दी से हो सकता है। अदरवाइज जैसे प्रोसेस बताया वैसे वैसे भी सही है, कुछ ज्यादा उसमें भी टाइम नहीं कंज्यूम होने वाला है। ठीक है, तो प्रोसेस इसके लिए बेटर भी रहेगा और ऐसा नहीं है कि ज्यादा टाइम कंज्यूम हो रहा है, इसलिए ट्रिक हमें रिक्वायर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, अगर एक रिएक्शन है CHCl3 प्लस Cl2, ये बना CCl4 प्लस HCl, ये रिएक्शन है ओवरऑल। अब ये रिएक्शन स्टेप वाइज गया है, Cl2 K1 K2 टू रेडिकल, ये रेडिकल है, जैसे केटायन एनायन होता है ना, केटायन केटायन एनायन, वैसे रेडिकल भी होता है। तुम आए होगे फंडामेंटल में, तुम्हें पढ़ाया गया होगा रेडिकल थोड़ा सा। तो ये रेडिकल बना, कुछ और नहीं है, बस रेडिकल है तो रेडिकल है। फर्स्ट है CHCl3 प्लस क्लोरीन रेडिकल, ये बना K3HCl प्लस CCl3, ये स्लो है। ठीक है, CCl3 प्लस रेडिकल K4, ये CCl4 बना, ये फास्ट है। कह रहा है कि रेट क्या होगा, रेट इक्वल टू K3 CHCl3 Cl2, दूसरा है रेट इक्वल टू K4 CCl3 Cl, और तीसरा है रेट इक्वल टू K इक्विलिब्रियम CHCl3 Cl2, और चौथा है रेट इक्वल टू K3 K इक्विलिब्रियम, नीचे दिख रहा है ना, K इक्विलिब्रियम के पावर में 1/2, और ये है CHCl3 और Cl2 के पावर में 1/2 है। ठीक है, दिस ट्रिक इज एप्लीकेबल फॉर, लगा सकते हो, एलिमिनेट करना है कैसे भी लगा लो। सबका आ गया, विकास संस्कृति प्रगति, फोर्थ ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन होगा, फोर्थ, बिल्कुल करेक्ट है, फोर्थ ही होगा। प्रोसेस से बनाओ, ट्रिक से भी बन जाएगा, फोर्थ इज करेक्ट। कैसे बनाएंगे देखो, ये स्लो स्टेप है। ठीक है, तो हम लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू CHCl3, के लिख दो, K3 है ना, K3 CHCl3 और रेडिकल यहां 1 1 है, तो
ऑर्डर पावर में ले लो 1 1, ठीक है। ये स्लो स्टेप है, हमने इससे रेट ऑफ रिएक्शन लिख दिया। लेकिन जैसे हमने लिखा तो देखा कि जो रेडिकल है क्लोरीन रेडिकल, वो तो ना तो रिएक्टेंट का पार्ट है ना तो प्रोडक्ट का पार्ट है, वो बीच में बना है, वो बीच में बना है। तो हमें उसको निकालने के लिए अब देखो एक स्टेप और लिखा गया है यहाँ पे, हालांकि हम इसका यूज नहीं करेंगे, यानी कि हर स्टेप का ही हम यूज करेंगे। हम यहां से रेडिकल का वैल्यू निकालना चाहेंगे, यहां से रेडिकल का वैल्यू कैसे निकलेगा? तो के इक्विलिब्रियम, यानी के इक्विलिब्रियम इक्वल टू के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड इक्वल टू K1 अपॉन K2 फॉरवर्ड अपॉन बैकवर्ड इक्वल टू, और यहां हो जाएगा क्लोरीन रेडिकल के पावर में 2, और यहां हो जाएगा Cl2 का Cl2 का कंसंट्रेशन हो जाएगा ना। अब हमें इलिमिनेट करना है, तो यहां से हम निकालेंगे। ऑप्शन में कहीं पर इक्विलिब्रियम भी नजर आ रहा है, जैसा लिखना वैसा लिख सकते हो, इक्विलिब्रियम भी लिख दो या ये लिख दो, मैं डायरेक्ट इक्विलिब्रियम से ही लिख रहा हूं। तो इसमें लिखोगे तो क्लोरीन रेडिकल का वैल्यू क्या होगा? के इक्विलिब्रियम के पावर में 1/2 और Cl2 के पावर में 1/2। क्यों? क्योंकि इधर स्क्वायर है, तो इधर हटाओगे तो अंडर रूट में जाएगा, और अंडर रूट में जाएगा तो दोनों का पावर में 1/2 आ जाएगा। इसको उठा के तुम यहां पुट कर दो, तो पुट करोगे, मैं ऊपर लिख रहा हूं रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू K3 CHCl3 के पावर में 1, और रेडिकल के वैल्यू के बदले हम लिख देंगे के इक्विलिब्रियम के पावर में 1/2 और Cl2 के पावर में 1/2। अगर दोनों कोई सेम है तो एक जैसा बनाओ, नहीं तो देखो K3 इक्विलिब्रियम के पावर में 1/2 और CHCl3 पावर में 1 और क्लोरीन के पावर में 1/2। समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। तीसरा स्टेप का हम यहाँ यूज नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि हर स्टेप दिया है तो हर स्टेप को हम यूज ही करने वाले हैं, वो तो हमें मेन टारगेट हमारा क्या है? इलिमिनेट करना। क्वेश्चन है ए फॉलोइंग mechanism has been proposed for a reaction 2A plus B D plus E। ये ओवरऑल रिएक्शन दिया हुआ है, और नीचे लिखा हुआ है A प्लस B फॉर्म C प्लस D। ये स्लो है, और यहां पर A प्लस C है बना E, ये फास्ट है। लेकिन ये तो क्वेश्चन कहीं तरह से लग नहीं रहा है कि हमें इक्विलिब्रियम का है, तो इसमें रेट ऑफ रिएक्शन लिख लो। सोचा ये रेट ऑफ रिएक्शन का है, कोई इंटरमीडिएट को ए और बी तो प्रोडक्ट ही है, तो लिख लेंगे ना। इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, रिवर्सिबल का नहीं है कि हम इसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिखें। स्लो स्टेप इज आईडीएस, और आईडीएस जो है क्योंकि ए और बी जो है हमारा वो रिएक्टेंट का पार्ट है। एक बार देख भी लेना है कि जो हमें रिएक्शन दिया है उसका पार्ट है कि नहीं है, तो ए और बी रिएक्टेंट का पार्ट है। तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिख देंगे? इसका वैल्यू कुछ मान लो के, तो के ए के पावर में 1 बी के पावर में 1 हो गया हमारा।
इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये अवस्थी का क्वेश्चन है। ये अवस्थी का क्वेश्चन नंबर तुम देखोगे 89 है। मैं सोचा रिवर्सिबल का है। नेक्स्ट लिख लो, एक और क्वेश्चन है अवस्थी का ही है, ये रिवर्सिबल का है। लिख लो, ए हाइपोथेटिकल रिएक्शन, ए हाइपोथेटिकल रिएक्शन, एक रिएक्शन हाइपोथेटिकल मान लिया गया। क्या क्या है? A2 प्लस B2 फॉर्म 2AB। फॉलोइंग द मैकेनिज्म, उसका मैकेनिज्म नीचे लिखा हुआ है। A2 A प्लस A फास्ट है, और A प्लस B2 AB बना, प्लस B है, स्लो है, और A प्लस B AB बना, ये फास्ट है। तो ओवरऑल ऑर्डर बताना आपको, ओवरऑल ऑर्डर बताना है। ऑप्शन में है, पहला में 2 है, दूसरा में 1 है, तीसरा में 3/2 है, और चौथा में 0 है। तो आपको ओवरऑल ऑर्डर बताना है। अब ये मत सोचना कि स्लो स्टेप जहां जहां दिया जाए उसको हम इसी तरीके से करेंगे। जहां रिवर्सिबल होगा और जहां पर रिएक्शन इंटरमीडिएट को तुम लिख रहे हो वहां पर ऐसे करेंगे, ये नहीं कि हर जगह नहीं कर देंगे हम। जल्दी बताओ इसका आंसर क्या है? एक दो आंसर आया, चेक कर लेते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 89 है अवस्थी का। सही है। संस्कृति, जूही, और कौन कौन भेजा है? 2। करेक्ट ऑप्शन है निधि, सही है। ऑप्शन क्या आएगा? 3, बरोबर है। ऑप्शन 3 है, थर्ड ऑप्शन आएगा। देखो, ये फास्ट है, स्लो है, स्लो है, तो हम तो जानते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन किससे लिखा जाता है? स्लो से। तो हम लिख देंगे। अच्छा, इसमें K1 K2 का डिस्कशन नहीं किया है क्या? नहीं, K1 K2 नहीं लिखा है। कोई फर्क नहीं पड़ता है, अपने मन से मान लो। K1 K2 K3 K4 कुछ भी मान लो अपने मन से। हर स्टेप का अपना अपना एक K1 होगा। ठीक है, तो हम लिख देंगे रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू K3। हम इससे लिखेंगे A के पावर में 1 और B के पावर में 2। ट्रिक से भी कर सकते हो, बरोबर है क्या? ट्रिक से भी कर सकते हो। यहां पर 2A है ना, तो इधर A/2 हो जाएगा। ट्रिक से भी कर लेना, दोनों तरीके से बता दे रहा हूं। अब यहां पर इससे पहले वाला भी क्वेश्चन में ट्रिक से हो सकता है। अब जहां 2Cl बना था ना, वहां Cl के लिए इधर लेके चले आना। अब यहां पर हमें इसको इलिमिनेट करना है। क्यों? क्योंकि रिएक्शन इंटरमीडिएट है, ए इज रिएक्शन इंटरमीडिएट, इसको हमें इलिमिनेट करना है। अच्छा, यहां से भी देख के समझ में आ रहा है कि ए जो है वो रिएक्शन का पार्ट नहीं है, यानी बीच में बना है। तो हम क्यों उसको डिस्कस करेंगे? हम जो इंटरमीडिएट है उसको हम नहीं लिखते हैं, क्योंकि वो कुछ टाइम के लिए बनता है, फिर क्या हो जाता है? कंज्यूम हो जाता है। तो उससे हमें रेट को मतलब रेट के स्पीड को डिसीजन लेने के लिए वो हमारे लिए इनफ कॉन्सेप्ट नहीं है कि उसके बेसिस पर हम लेके और उसका स्पीड कितना है, वो हमारे को डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है हमारा। हाँ, कैटलिस्ट जरूर होता है, लेकिन ये नहीं होता है। अब इसको एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करने के लिए हम कहां जाए? यहां जाए। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? तो K इक्विलिब्रियम मैं डायरेक्ट लिख दूं, K इक्विलिब्रियम इक्वल टू, अब यहाँ A है और A है, तो 2A बोल सकते हैं ना। तो A के पावर में क्या हो जाएगा? 2, और यहां हो जाएगा A2, हो जाएगा ना।
ए इंटू ए लिखोगे तो ए स्क्वायर ही हो जाएगा। यहां से ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा और ये हो जाएगा ए2, और इसके पावर में 2 था तो यहां जाएगा 1/2 1/2, ये उठा के यहां पुट कर दो। तो K3 के इक्विलिब्रियम के पावर में 1/2, यहां पर ये नहीं लिखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमसे ऑर्डर पूछा है, लिख के देता तो बहुत और बेटर होता, नहीं लिखा है तो हमसे ऑर्डर पूछा है, तो इससे हमें ऑर्डर का अभी तो कोई लेना देना है नहीं। अब इसके A2 के पावर में क्या हो जाएगा, A2 के पावर में 1/2 हो जाएगा, और B2 के पावर में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 + 1/2 क्या हो जाएगा, कुछ गलत आ रहा है क्या, 2.5 आ गया, 1.5 आना चाहिए ना, यहां गलती लिख दिया हूं मैं, इसका पावर में क्या है 1 है, तो 1 + 1/2 क्या आ जाएगा 3/2। क्लियर समझ में आ गया ना, 1 + 1/2 3/2 हो गया। ट्रिक से कैसे बनाएंगे, अब ट्रिक से बनाना है तुम्हें तो देखो, ट्रिक से बनाने के लिए क्या करो, इसको हटा दो, इस स्टेप का हमें कोई नीड नहीं है। ट्रिक से बनाना है तो तुम क्या लिखे हो, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू के, ये स्लो स्टेप है, ए के पावर 1 और बी के पावर 2 सॉरी 1। अब ए को एलिमिनेट करना है तो देखो यहां से ए को यहां से एलिमिनेट करो, A2 इक्वल टू क्या आ गया 2A है, तो A इक्वल टू क्या होगा, A इक्वल टू हो जाएगा A2/2 हो जाएगा, लाके पुट कर दो यहाँ पे के, लेकिन इससे के का वैल्यू के बारे में पता नहीं लग पाएगा कि के इक्विलिब्रियम है क्या है, बाकी ऑर्डर मालूम चल जाएगा। तो ये हो जाएगा A2/2, A2/2, ठीक है, A2 ही लिखो, A2/2 क्यों मैं लिख रहा हूं, 1/2 A2 है, तो A2 और 1/2 कहां चला जाएगा, इसके कोएफिशिएंट पावर में, माइनस है तो माइनस लेके जाओ, और फ्रैक्शन में तो फ्रैक्शन लेके जाओ, और यहां B1 B2 ऑर्डर काउंट कर लो, एक ट्रिक से हो गया। तो हर क्वेश्चन पे तुम ट्रिक लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ट्रिक इज एप्लीकेबल फॉर ऑल क्वेश्चन, एलिमिनेट करना है ना, कैसे भी कर लो। चलो इस टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा ना। अब नेक्स्ट आते हैं पैरेलल रिएक्शन, फिर आएंगे रिवर्सिबल रिएक्शन। तो मैं तुम्हें पैरेलल रिएक्शन, हालांकि नीट में नहीं है और खासकर जेईई मेंस में भी नहीं है, ये जो पैरेलल रिएक्शन का कॉन्सेप्ट है वो जेईई एडवांस का है, लेकिन हमें नॉलेज होना चाहिए कि पैरेलल रिएक्शन क्या होता है। मान लो क्वेश्चंस कभी टपक गया नीट में, अभी तो आया नहीं है, तो हम बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं तुम्हें वही चीजें बात करूंगा जो नीट के रिगार्डिंग मतलब हो सके, यानी कि पूरा डेरिवेशन उसका कैसे आया, वो क्या आया, तो हम ज्यादा मोटा मोटी बातें करेंगे कि इसके रिगार्डिंग ये दिया जाए, और क्वेश्चंस बनाएंगे कि ये दिया जाए तो हम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम ज्यादा इस पे इंट्रोडक्शन वाला पार्ट और मतलब क्वेश्चंस इतना पढ़ेंगे कि हमें क्वेश्चंस करने आ जाए, यानी क्वेश्चंस भी नहीं करने आए। तो हम हेडिंग डालो अब पैरेलल रिएक्शन। तो ये जेईई मेंस में भी नहीं है, पहले बता दे रहा हूं, और एडवांस का ये सिलेबस है, लेकिन हमें उतना पढ़ना है जिससे कि हमें क्लियर एक क्वेश्चंस आए तो हम बना सके। तो मैं तुम्हें पहले प्रोसेस समझा रहा हूं कि पैरेलल रिएक्शन होता क्या है, उसके बाद क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना बताऊंगा। तो राइट डाउन हेडिंग पैरेलल रिएक्शन। पैरेलल रिएक्शन इसको तुम फिजिक्स में पढ़ोगे, ये बहुत फिजिक्स में आता है, रेडियो एक्टिव डीके चैप्टर आएगा, हालांकि रेडियो एक्टिव डीके केमिस्ट्री में पढ़ा जाता है, लेकिन यहाँ भी नहीं है यहाँ पर। तो फिजिक्स में बहुत आएगा पैरेलल रिएक्शन। तो पहले मीनिंग समझ लेते हैं, पैरेलल रिएक्शन का मीनिंग क्या होता है, क्योंकि हमने बहुत सारा रिएक्शन सुना है, पैरेलल रिएक्शन का मीनिंग क्या हो गया।
दो पैरेलल रिएक्शन का मीनिंग ये होता है, जैसे मान लो कोई एक रिएक्टेंट है ए, ठीक है, और वो बना बी और वो बना सी, ऐसा तो हम जानते हैं कि बी और सी बनता है, लेकिन ये जो है मेजर प्रोडक्ट है। अभी ऑर्गेनिक आएगा तो समझ में और आएगा, ये मेजर है और ये माइनर है। मेजर और माइनर कहने का मतलब ये है कि इसका परसेंटेज ज्यादा है, इसका परसेंटेज कम है। तो ऑर्गेनिक में बहुत सारा हम रिएक्शन के बारे में बात करते हैं कि मेजर प्रोडक्ट है, माइनर प्रोडक्ट है। मतलब एक रिएक्शन से, अब ऑर्गेनिक में बहुत सारा रिएक्शन आएगा, जैसे मान लो ये OH है, ये है OH, ठीक है। अब मान लो यहाँ पर क्लोरीन Cl2 का अटैक करवा रहे हैं, तो हम क्लोरीन अटैक यहां भी करते हैं, यहां भी करते हैं, क्लोरीन का अटैक हम यहां भी करते हैं, यहां भी करते हैं। अब क्या है ये, ऑर्थोमेटा पैरा है, तो ये हमारा मेजर प्रोडक्ट है। कैसे है वो बाद में हम समझेंगे। ये मेजर है और ये माइनर है। तो कहने का मतलब ये है कि एक रिएक्शन मेजर और माइनर दोनों देना है, यानी मेजर के पैरेलल पैरेलल माइनर भी बन रहा है, जो कि हमें रिक्वायर्ड नहीं है। मेजर बनने के पैरेलल पैरेलल, जो कि हमारा मेन प्रोडक्ट नहीं है, दिस वन इज नॉट ए मेन प्रोडक्ट, ये हमारा मेन प्रोडक्ट नहीं है, हमारा मेन प्रोडक्ट ये है। तो उस रिएक्टेंट के दौरान मेजर के एक पैरेलल पैरेलल एक दूसरा भी चीज बन गया। जैसे हम खाना बना रहे हैं, खाना बनाते बनाते एक मेन खाना हमारा बना, उसके पैरेलल में एक और भी चीजें बन गया जो हमें रिक्वायर्ड नहीं था, तो खाना जरूरी भी नहीं है। तो मेजर के पैरेलल पर एक माइनर भी बन गया है, तो उसी को हम बोलते हैं पैरेलल रिएक्शन, कि इसके पैरेलल में भी बन गया जो कि हमें रिक्वायर्ड नहीं है। अब मान लो तुम केमिस्ट्री में, मान लो जो प्रैक्टिकल करता है या जो एक्सपेरिमेंट करता है, तो जो अगर बना रहा है तो उसको मेजर चाहिए, तो उसको ये चीज मालूम होना चाहिए ना कि मेजर का स्पीड कितना है बनने का और माइनर का स्पीड कितना है, यानी केमिकल काइनेटिक्स उसको मालूम होना चाहिए, इसकी काइनेटिक्स, इसकी स्पीड के बारे में उसको नॉलेज होना चाहिए कि मेजर का बनने की स्पीड कितना है और माइनर का बनने की स्पीड कितना है, दोनों का बनने का स्पीड कितना है, क्योंकि उसको माइनर तो चाहिए नहीं, लेकिन माइनर बन रहा है तो उसका स्पीड कितना, काइनेटिक्स कितना है उसका। उस काइनेटिक्स को समझने के लिए कॉन्सेप्ट आता है पैरेलल रिएक्शन, कि ये माइनर कितना बना, मेजर कितना बना, ये इसके पैरेलल में कितना बन रहा है, कितना टाइम्स बन रहा है, इस सब चीजों को समझने के लिए आता है पैरेलल रिएक्शन। इसी को बोलते हैं पैरेलल रिएक्शन, यानी मेजर के पैरेलल पैरेलल माइनर बन रहा है, दैट इज नोन एज पैरेलल रिएक्शन। ये नहीं सोचना है कि ए से बी और सी बन गया तो ये पैरेलल रिएक्शन है। ए से बी और सी तो हम बहुत बनाते हैं, तो इसका मतलब वो पैरेलल रिएक्शन है क्या? नहीं, मेजर के साथ साथ एक पैरेलल भी बन गया, एक दूसरा भी बन गया माइनर, दैट इज नोन एज पैरेलल रिएक्शन। ऑर्गेनिक में और आएगा बहुत सारा मेजर और माइनर। इसको लिखा जाता है ऐसे, ए से बना बी और बी से बना सी, ए से बना बी और बी से बना सी। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें से एक मेजर है और एक माइनर है, इंडिकेट नहीं किया गया है, लेकिन कोई इसमें से एक मेजर है, कोई एक माइनर है। हमें चाहिए था मेजर है और उसके साथ साथ बन गया माइनर। ये मत सोचना से ए से बी और सी बनने को हम बोलते हैं पैरेलल रिएक्शन, नहीं, ऐसा नहीं होता है कि एक अगर रिएक्टेंट दो पार्ट में टूट गया तो उसको हम बोलेंगे पैरेलल रिएक्शन, नहीं। पैरेलल रिएक्शन का मतलब हमारा मेजर के साथ साथ एक दूसरा भी कंस्टिट्यूएंट बन रहा है जो माइनर है, जिसका हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन उसका हमें काइनेटिक्स जानना जरूरी है कि आखिर उसका बनने का स्पीड कितना है, ताकि हम चीजें उस पर और बता सके कि उसका मेजर ज्यादा से ज्यादा कैसे और बन सके। काइनेटिक्स जानने का मतलब क्या हुआ कि हमें मेजर और जैसे 90% बन रहा है तो हम क्या कर दे कि 95% बन जाए और माइनर और घट जाए। तो जब तक हम उसका काइनेटिक्स नहीं जानेंगे कि बनने की स्पीड कितना है, तब तक हम आगे बात नहीं कर पाएंगे। तो इसी रिएक्शन को बोला जाता है पैरेलल रिएक्शन, पैरेलली उसके बनता है। तो मेजर के पैरेलल पैरेलल अगर माइनर बनता है, दैट इज नोन एज पैरेलल रिएक्शन, ऐसे इंडिकेट किया जाता है। ठीक है, अब इसमें हमने कोएफिशिएंट नहीं लिया है, अभी हम एक कोएफिशिएंट लेंगे। तो पहला पॉइंट हमारा फिनिश हो गया, पैरेलल रिएक्शन किसको बोलते हैं।
डेफिनेशन में कोई नीड नहीं है। अब देखो पैरेलल रिएक्शन का मतलब, अब काइनेटिक्स में चलते हैं हम। अब थोड़ा सा इसका मीनिंग समझते हैं, और अब काइनेटिक्स के मीनिंग समझते हैं। तो मीनिंग समझ में आया डेफिनेशन। मान लो ये 15 मोल कम हुआ है, मान लो 15 मोल कम हुआ है, तो 15 मोल अगर कम हुआ है तो 10 मोल ये बनेगा मान लेते हैं, और 5 मोल ये बनेगा। 15 मोल कम हुआ, ये नहीं कि 15 मोल है, ये नहीं, 15 मोल कम हुआ है। तो इसका मतलब यही हुआ ना कि 15 मोल में से ये दोनों मिल के बने होंगे, कुछ बी बना होगा, कुछ ए बना होगा, ठीक है। ये ज्यादा बना है, ये कम बना है, तो ये मेजर है, ये माइनर है। लेकिन जितना ए कम होगा तो बी और सी का बनने का स्पीड क्या होगा, सेम, मतलब दोनों का सम के बराबर होगा। यानी ये जितना कम होगा उतना ये दोनों मिल के बनेंगे, यही होगा ना। तो मान लो अगर ये ए है, अगर ये x कम हुआ तो मान लो ये x बना, x बना। अगर मान लो ये y कम हुआ तो ये y बना। क्या बातें समझ में आई? यानी इनमें से x और y कम हो गया तो x बनाइए और y बनाइए। तो इसका मतलब जो ये कम होगा कुछ ये बनेगा, कुछ ये बनेगा, जो मेजर होगा ज्यादा बनेगा, जो माइनर होगा कम बनेगा। जो मेजर होगा वो ज्यादा बनेगा और जो माइनर होगा वो कम बनेगा। जो मेजर होगा वो ज्यादा बनेगा। इसका रेट कांस्टेंट K1 है और ये K2 है। इसी रेट कांस्टेंट से बात करेगा कि किसका काइनेटिक्स, अगर जिसका K का वैल्यू ज्यादा होगा वो मेजर होगा, जिसका K का वैल्यू कम होगा वो माइनर होगा, होगा ना। अब यहां पर हमें एक चीजें जानना है कि आखिर, ये तो बात मैंने दूसरा पॉइंट समझ में आ गया होगा कि एक तो पैरेलल का मीनिंग समझा दिया, और दूसरा पॉइंट ये समझा दिया कि एक रिएक्शन में ये अगर कम हुआ तो ये दोनों मिल के बनेंगे। 15 मोल अगर कम हुआ तो दोनों मिल के बनेंगे। बात क्लियर हो गई। अब इस पैरेलल रिएक्शन में हमें क्या क्या चीजें निकालना है, क्योंकि हमारा मोटिव क्या क्या है। अब इस पैरेलल रिएक्शन में हमसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछ सकता है, कि क्या क्या हमें फाइंड आउट करना है, क्या क्या नहीं करना, वो चीज जानना है ना, कि हमें इस रिएक्शन में क्या क्या पूछ सकता है। जैसे एक रेट ऑफ रिएक्शन जब हम पढ़ रहे थे तो किसी टाइम पर उसका कितना डिसोसिएट हुआ, या 90% डिसोसिएट होने में कितना टाइम लगा, वो सब चीजें हम पढ़ रहे थे फर्स्ट ऑर्डर के इंटीग्रेटेड रेट लॉ में। दूसरा बात यह है कि यहाँ जो पैरेलल रिएक्शन पढ़ने वाले वो फर्स्ट ऑर्डर के लिए पढ़ने वाले, यानी हम जीरो ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर किसी के लिए नहीं पढ़ने वाले, केवल और केवल फर्स्ट ऑर्डर के लिए पढ़ने वाले। तो जैसे हम फर्स्ट ऑर्डर में पढ़ा करते थे कि 90% डिसोसिएट हुआ तो टाइम कितना लगा, या कॉस्ट के निकालो, ये सब चीजें हम बहुत निकालते थे। K इक्वल टू 2.303 अपॉन टाइम लॉग ए नॉट अपॉन AT। कभी K पूछ लेता था, कभी टाइम पूछ लेता था, कभी ए नॉट तो कभी निकाले नहीं, AT पूछ लेता था। ये सब चीजें हम फाइंड आउट करते थे। तो यहाँ इस पैरेलल रिएक्शन में हमसे क्वेश्चंस में क्या पूछेगा कि हम उसको फाइंड आउट करेंगे। तो देखो यहाँ पर हमसे क्वेश्चंस में ये पूछता है कि कितना परसेंट बी बना, कितना परसेंट सी बना। जो बना होगा तो बी और सी एक ही रिएक्शन में होंगे ना, बी और सी तो अलग होगा नहीं, बी और सी एक ही मिक्सचर में होंगे। तो हम यहां से क्या क्या फाइंड आउट करेंगे, तो पहले लिख लो क्या क्या फाइंड आउट करेंगे। पहला हम करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ ए, बी और सी एट टाइम टी। किसी टाइम टी पर ए का कंसंट्रेशन क्या है, बी का क्या है, सी का क्या है, वो हम फाइंड आउट करेंगे। कितना कितना बना है टाइम दे दिया तो, जैसे हम फर्स्ट ऑर्डर में इंटीग्रेटेड रेट लॉ में करते थे। दूसरा हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ए, ए कितना डिसोसिएट हुआ, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। तीसरा हम पढ़ेंगे परसेंटेज ऑफ बी एंड सी इन द मिक्सचर ऑफ, इन द मिक्सचर ऑफ
बी एंड सी। जब बी और सी बना होगा तो कितना परसेंट बी बना होगा, कितना परसेंट सी बना होगा। अगर परसेंटेज निकालेंगे तभी तो हम ये चीज बताएंगे कि कौन मेजर है कौन माइनर है। फोर्थ वन जो हम पढ़ेंगे के इफेक्टिव, के इफेक्टिव। फिफ्थ वन हम जो पढ़ेंगे, जो बी बना किसी टाइम पर, बीटी अपॉन सीटी का रेशियो, यानी किसी टाइम पर अगर बी बना, कितना बी बना कितना सी बना, उसका हमें रेशियो क्या होगा, बीटी अपॉन सीटी का रेशियो। ये चार पांच चीजें हमसे क्वेश्चन में पूछता है। एक क्वेश्चन तुमसे करवा दूंगा, क्लियर हो जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चंस बनाना। तो पैरेलल रिएक्शन क्लियर हो गया क्या होता है। पैरेलल रिएक्शन में ये कम होगा तो ये दोनों मिलकर बनेंगे, ये क्लियर हो गया। क्या क्वेश्चंस पूछेगा हमसे वो भी क्लियर हो गया। अब आते हैं कि कैसे हम बनाए इसको। तो अब देखो यहां से ध्यान से, अब ये मान लो ए कम हो रहा है, तो अब हम पार्ट वन से इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे। तो माइनस डी ए अपॉन डी टी लिख सकते हैं ना, याद है ना पार्ट वन से कितना ए कम होता है। तो ए का कम होने का स्पीड, अब ए जिस स्पीड से कम होगा उस स्पीड से बी और सी मिल के बनेंगे, मिल के बनेंगे ना, नहीं बनेगा। तो उसी स्पीड से बी और सी मिल के बनेगा। तो हम लिख सकते हैं कि बी का बनने का स्पीड कितना है, तो प्लस होगा क्योंकि प्रोडक्ट है, डीबी अपॉन डी टी प्लस डी सी अपॉन डी टी। प्लस क्यों हमने लिख दिया, इक्वल टू क्यों नहीं लिखा, ये दोनों एक ही साथ साइमल्टेनियसली बन रहा है ना। तो अगर वही मैं तुम्हें समझाया था कि 15 मोल अगर ये कम हुआ तो 10 ये बनेगा, 5 ये बनेगा, दोनों मिलकर बनेगा। यानी इसका जो कम होने का स्पीड होगा ये दोनों के सम के स्पीड के बनने के स्पीड के सम के बराबर होगा। क्या ये स्टेटमेंट समझ में आया जो लिखा मैंने। इसका जो कम होने का स्पीड होगा ये दोनों के मिलके बनने के स्पीड के बराबर होगा। यानी अगर 15 कम हुआ तो 10 ये बनेगा, 5 ये बनेगा, दोनों को बराबर मिलके बनेंगे। यानी इसका कम होने का स्पीड ये दोनों के सम स्पीड, जो बनने का स्पीड है दोनों का सम के बराबर होगा। ठीक है, अब ध्यान दो। अब इस रिएक्शन को हम क्या करेंगे, ये तो हमने एक इक्वेशन लिखा। अब इस रिएक्शन को हम लिख देंगे, मान लो हमसे बना ए से मान लो बी बना, सेपरेट लिख रहे हैं, ए से बी बना। अगर हमें लिखना होगा कि डीबी अपॉन डी टी प्लस होगा क्योंकि प्रोडक्ट है, इक्वल टू क्या लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन के टर्म में, यानी पहला वाला और दूसरा वाला जो इंटीग्रेट करते थे, याद होगा तुम लोग इंटीग्रेटेड रेट लॉ में बताया था, पहला वाला रेट ऑफ रिएक्शन लिखते थे ना, ऐसे याद है ना, लिखते थे रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू के, ए के पावर में यहां 1, ए के पावर में 1 लेंगे क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर है। ठीक है, अब यहां लिखेंगे डीबी अपॉन डी। हम ए के टर्म में नहीं लिख रहे हैं, बी के टर्म में लिख रहे हैं जानबूझ के। क्या डीबी अपॉन डी क्या लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू, ये भी लिख सकते हैं माइनस डी अपॉन डी टी, या मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं डीबी अपॉन डी टी क्योंकि हमें डीबी से ही मतलब है, दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो ये याद होगा तुम्हें इंटीग्रेटेड फर्स्ट ऑर्डर में इंटीग्रेटेड रेट लॉ में पढ़ाया था कि पार्ट 1 से पार्ट 2 को इंटीग्रेट कर देंगे। तो मैं जानबूझ के इसको लिख रहा हूं डीबी अपॉन डी टी इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन के 1 है और इसका ए का ऑर्डर 1 है। मैं जानबूझ के लिखा, क्यों, क्योंकि इसके वैल्यू को मुझे एलिमिनेट करना है। अब मुझे मान लो ए से बना सी, तो मैं लिख सकता हूं डी सी अपॉन डी टी इक्वल टू के टू कंसंट्रेशन ऑफ ए। ये 2 पॉइंट्स ये मैंने लिखा, क्यों मैंने लिखा, क्योंकि ये दोनों का वैल्यू को मुझे एलिमिनेट करना है। अब इसका वैल्यू उठा के यहां पुट करेंगे, इसका वैल्यू उठा के यहां पुट करेंगे। जब पुट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस डी ए अपॉन डी टी, यानी माइनस डी अपॉन डी टी क्या बताता है कि किस रेट से ए कम हो रहा है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। ए का कम होने का स्पीड कितना है, तो दोनों के सम के बराबर है, यानी दोनों को बनने के सम के बराबर होगा।
अब डी अपॉन डी टी इसका वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, क्या हो जाएगा K1 कंसंट्रेशन ऑफ ए प्लस K2 कंसंट्रेशन ऑफ ए, तो माइनस डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू, यहां से ए कॉमन हो जाएगा K1 प्लस K2 ये हो जाएगा और कंसंट्रेशन ऑफ ए, ये हमें आ गया, इसी को बोला जाता है के इफेक्टिव यानी माइनस डी ए अपॉन डी टी, ये आ गया के इफेक्टिव, इसी को बोला जाता है, यही तुम्हें वॉल्यूम में इतना ही लिखा हुआ है K1 प्लस K2, इसको के इफेक्टिव बोला जाता है। तो एक चीज हमें तो निकल गया कि के इफेक्टिव क्या होता है, के इफेक्टिव होता है K1 प्लस K2, ये लेकिन तब के लिए मैं बताया हूं जब कोएफिशिएंट 1 1 है सब, एक और बताऊंगा जब कोएफिशिएंट N1 N2 आ जाएगा। तो ये क्या बता दिया हमसे कि किस स्पीड से ए कम हो रहा है, ए का कम होने का स्पीड कितना है, तो ए का कम होने का स्पीड कितना है के इफेक्टिव अपॉन के इफेक्टिव इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए, के इफेक्टिव अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए। क्या ये बातें समझ में आई, इतना समझ में आया सबको पैरेलल रिएक्शन क्या होता है, के इफेक्टिव इतना जो मैं लिखा हूं, क्या इतना चीजें समझ में आया सबको? कोई डाउट नहीं होना चाहिए इतना तक। हटा दो इसको ना, तो हमारा के इफेक्टिव निकल गया। के इफेक्टिव कैसे निकाला जाता है, K1 प्लस K2। अब यहां तक हमने जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ में हमने बात किया था वही वाला है, माइनस डी अपॉन डी टी और के इफेक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ ए, ठीक है, ये किस रेट से कम हो रहा है और के इफेक्टिव इंटू ये, और ये लिखना हमने आना चाहिए। आगे बात करते हैं। अब यहां पर हमसे, अब तुम लोग को याद होगा इंटीग्रेटेड रेट लॉ में, क्या याद है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ में हम क्या लिखते थे, के इक्वल टू 2.303 अपॉन, ये ए के बारे में सब कुछ हम बात कर रहे हैं, अपॉन क्या लिखते थे टाइम लॉग ए नॉट अपॉन ए टी, कितना बचा कितना हुआ, इंटीग्रेटेड रेट लॉ में पहला। बस सिंपल सा इसमें क्या करना है, के के जगह पे के इफेक्टिव लिखना है, K1 प्लस K2। अब हमें ये याद है ना इंटीग्रेटेड रेट लॉ में लिखते थे, तो यहां पर के इफेक्टिव के जगह पे हम बस K1 प्लस K2 लिखेंगे इक्वल टू 2.303 अपॉन टाइम लॉग ए नॉट अपॉन ए टी। ये सब किसके बारे में बातें किया जा रहा है, ए के बारे में, कि ये समय के साथ कितना कम होगा, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर है, तो ए समय के साथ कितना कम होगा, ए इज ए फर्स्ट ऑर्डर, ए समय के साथ कितना कम होगा, इतना हम लिख देंगे। अब तुम्हें याद होगा हाफ लाइफ टाइम फर्स्ट ऑर्डर में क्या लिखा करते थे, 0.693 अपॉन के, तो इस केस में हाफ लाइफ टाइम क्या हो जाएगा, हाफ लाइफ टाइम क्या हो जाएगा 0.693 अपॉन के इफेक्टिव यानी K1 प्लस K2, K1 प्लस K2 लिखा करते थे ना। एक और तुम्हें याद होगा इंटीग्रेटेड फर्स्ट ऑर्डर में जब हम ग्राफ निकलवाए थे तुमसे, तो लिखे थे ए इक्वल टू ए नॉट ई के पावर माइनस के टी लिखते थे। अब इस केस में क्या लिख देंगे, ए इक्वल टू ए नॉट यानी इनिशियल, ये 80 है, ये 80 है इस टाइम पर, ई के पावर माइनस के जगह पे क्या लिख देंगे, के इफेक्टिव
यानी K1 प्लस K2 और ये T। तो तुमसे नीट लेवल पे तो पहला क्वेश्चन यही पूछ सकता है, ठीक है। तो यहां तक हमें के इफेक्टिव हमारा आ गया K1 प्लस K2। तो ये तो हम जानते थे पहले से, ये एक नया मिला, एक नया मिला और एक नया मिला, ठीक है। तो ये सब जो भी हमने बातें किया ए के बारे में किया, अभी बी और सी के बारे में बात नहीं कर रहा, अभी और आगे क्वेश्चंस को बढ़ाएगा कि बी कितना बढ़ा, सी कितना बना, वो हमने बातें नहीं किया। अभी जो कुछ भी बातें किया ए के रिस्पेक्ट में बातें किया कि ए किस स्पीड से कम होगा, के इफेक्टिव इंटू ए, यानी रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या लिख सकते हो तुम, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू के की जगह पर तुम के इफेक्टिव लिखोगे और ए का ऑर्डर 1 लिखोगे। रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू के इफेक्टिव और ऑर्डर 1 लिखोगे। ये सब कुछ हम बात कर रहे हैं ए के रिगार्डिंग, यानी ए किस स्पीड से कम हो रहा है और समय के साथ वो कितना बनेगा, समय के साथ कितना वो कम होगा। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन है ए के रिगार्डिंग, हाफ लाइफ टाइम है, समय के साथ कितना वो बनेगा, और ये तो ग्राफिकल वाला जो था वो था, ठीक है। तो ये बात इतना ए के रिगार्डिंग हमने की है। बात क्लियर हो गया होगा। अब मैं हटा दूं, अब यहां तक पढ़ाया मैंने, एक न्यूमेरिकल्स बना लो, फिर आगे बढ़ते हैं कि बी और सी कैसे निकाला जाएगा, फिर उस पर हम आएंगे। तो यहां तक जो हमने पढ़ा उसका एक न्यूमेरिकल्स देता हूं ताकि और क्लियरिटी आ जाए। लिखो क्वेश्चन, ए है, ए से बना बी और बी से बना सी, ए से बना सी, K1 है K2 है, लिखा है K1 अपॉन K2 इक्वल टू 1/2 और K1 इक्वल टू 0.693 आवर्स इनवर्स। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि हाफ लाइफ टाइम ऑफ डिकम्पोजिशन half life time of decomposition of AH। मिनट में बताना है क्या होगा। ऑप्शन चाहो तो लिख लो, 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट, 10 मिनट। एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि और फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो एक आंसर आ गया, 2 आंसर आ गया, निधि मारो संस्कृति का, मिक्का का भी आ गया, बाकी जने तीनों का सही है। तो मतलब नीट लेवल पे इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। तो ये नहीं कि हमें अभी आगे तो में डेरिवेशन करवाना, लेकिन मैं डेरिवेशन करवाऊंगा नहीं, वो एडवांस का पार्ट है, उसको डेरिवेशन डायरेक्ट उसका आउटपुट में लिखूंगा, रिजल्ट लिखूंगा। ठीक है। तो हाफ लाइफ टाइम क्या होता है, अब यही बताया, ए का हाफ लाइफ टाइम पूछ रहा है, हाफ लाइफ टाइम ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ए कितना, ए को आधा होने में कितना टाइम लगेगा। हाफ लाइफ टाइम का हमें कोई नया फॉर्मूला नहीं लगाना है, जो फर्स्ट ऑर्डर है वही है, बस इसका फॉर्मूला हो जाएगा 0.693 अपॉन के जो होता है के इफेक्टिव लिखा जाता है और K1 और K2 हो जाता है। तो वहां के जगह पे नया वर्ड आ जाएगा के इफेक्टिव। कुछ ज्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं लगा हुआ, बस सिंपल सा है। के का वैल्यू क्या है, तो K1 यहां से हम लिख सकते हैं K1 है और K2 2 है, यानी हम यहां से ये बात बोल सकते हैं कि K2 इक्वल टू 2 टाइम्स K1 लिख सकते हैं ना, K2 इक्वल टू 2 टाइम्स K1, K2 इक्वल टू 2 टाइम्स K1। तो K1 और K2 के जगह पे क्या लिख दूं, 2 टाइम्स K1। यहां से क्या हो जाएगा 0.693 अपॉन ये 3K1 हो जाएगा। K1 का वैल्यू हमें दिया गया है 0.693 अपॉन 3 इंटू K1 का वैल्यू है
0.693, ये कैंसिल आउट हो गया, ये बच आवर्स इनवर्स में है तो ये जाएगा ऊपर, तो 1/3 आवर्स हो जाएगा। मिनट में बदलोगे तो 1/3 इंटू 60, ये 20 मिनट आ जाएगा। ये 20 मिनट आ गया। बात क्लियर हो गई होगी। तो हमें जो भी चीज जानना है वो क्रिस्टल मतलब बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, हर चीजें। हटा दो इसको। और मैं तुम्हें इससे आगे ये बताऊं, अब हमें क्या क्या पढ़ना था। ये तो हमें ए के बारे में बताया सब कुछ कि ए कितना कम होगा, समय के साथ कितना कम होगा, बी कितना बनेगा, सी कितना बनेगा, परसेंटेज क्या हो। उससे पहले अगर मैं बताऊं तो एक इस पे अभी ए के बारे में पढ़ लेते हैं। यहां कोएफिशिएंट यहां 1 था, इसलिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था। अब मैं थोड़ा सा अभी ए के बारे में बात करूंगा, फिर जाके बी और सी के बारे में बात करूंगा। अब मैं इस रिएक्शन को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। चेंज इस वे में कर रहा हूं कि मान लो यहां पर कोएफिशिएंट पहले से लगा हुआ n1, ये कोएफिशिएंट है, ठीक है। और यहां बना n2b बना, और यहां बना n3c बना। यहां तो कोएफिशिएंट 1 था, ठीक है। इस केस में तुम के इफेक्टिव कैसे निकालोगे? तो इस केस में के इफेक्टिव हो जाएगा, जो इसका कोएफिशिएंट है बस उससे मल्टीप्लाई हो जाता है के n1 k1 प्लस k2। बाकी हर जगह जो कुछ भी हाफ लाइफ टाइम वगैरह किए हो वो वही हो जाएगा, यानी के इफेक्टिव इक्वल टू 2.303 अपॉन टाइम लॉग a0 अपॉन 80। हाफ लाइफ टाइम इक्वल टू 0.693 अपॉन के इफेक्टिव। तो के इफेक्टिव निकालने का ये तरीका है, यानी जो इसका कोएफिशिएंट है उसमें मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो अगर आपके पास n1 n2 है, n3 है, कोएफिशिएंट है, तो आपको के इफेक्टिव ऐसे निकाला जाता है। तो हम ज्यादा इस पे अभी फोकस क्या किए, के इफेक्टिव निकालने पे। और के इफेक्टिव जब निकल जाएगा तो दो तीन फॉर्मूले हम आसानी से लगा सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है, इसमें हमें इंटीग्रेट करने कोई नीड नहीं है। तो लिख लेना के इफेक्टिव ऐसे निकाला जाता है, ठीक है। इसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब आते हैं बी और सी के परसेंटेज पे कितना कितना बना। बी और सी के परसेंटेज पे तो देखो यहां पर नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, हम क्या लिखेंगे, डीबी अपॉन dt। याद है ना, इससे पहले लिखा था मैंने डीबी अपॉन dt इक्वल टू के इफेक्ट, सॉरी k1 लिखा था मैंने, के इफेक्टिव नहीं, एक अलग के लिए निकाल रहे हैं ना। के और कंसंट्रेशन ऑफ ए ऑर्डर 1 है तो 1 लिखेंगे। यार इससे पहले हमने लिखा था। ये अब डेरिवेशन का पार्ट है, लेकिन मैं तुम्हें डेरिवेशन करवाऊंगा नहीं क्योंकि कोई नीड नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे हम कैसे बनता है। अब तुम्हें याद होगा इससे पहले जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ हम लिखा करते थे, ए इक्वल टू ए नॉट ई के पावर माइनस के टी, जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ में लिखा करते थे, ऐसा हमने एक एक्सपोनेंशियल ग्राफ भी बनवाया था हमने। अब यहां पर वही काम करेंगे, यहां पर हम इसके जगह पे, ए के जगह पे k1 और ए नॉट ई के पावर माइनस k1 k2। अब यहां k1 k2 हम इफेक्टिव लेंगे और यहां t, ये इफेक्टिव नहीं होगा, e के पावर kt। तो यहां k1 k2, ये k1 है और ये इफेक्टिव में जाएगा वो वाला। अब यहां से क्या किया जाता है, dv अपॉन dt। अब यहां से किया जाता है dv को, dt को इधर लेके जाया जाता है, dt को इधर लेके जाया जाएगा और उसको इंटीग्रेट किया जाएगा। यहां से dt को इधर लेके जाया जाएगा और इंटीग्रेट किया जाएगा। मैं वो सब नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो सब हमें करना नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि हमें इंटीग्रेटेड वगैरह ये तो 100 सिलेबस वो नहीं है।
तो हम डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं करेंगे, क्या आउटपुट आएगा हम डायरेक्ट बोलेंगे। तो आउटपुट जो हमारा आएगा वो आएगा बीटी, यानी किसी टाइम पर बीटी कितना बना है, हाउ मच बीटी विल फॉर्म। जैसे अभी तक हम बात कर रहे थे ए के बारे में, तो किसी टाइम पर बीटी कितना बना है, तो बीटी का हो जाएगा वैल्यू K1। इसका मैं एक तरीका भी बताऊंगा तुम्हें आगे, कैसे फॉर्मूले को हम बिना रटे भी बना सकते हैं। K1 प्लस K2, K1 प्लस K2, और ये हो जाएगा e के पावर माइनस K1 प्लस K2 t माइनस 1, ये बीटी हो गया। अब इसी तरह से तुम मुझे बताओ सीटी क्या लिख सकते हो, तुम लोग बताओ सीटी क्या लिखोगे। चलो इंटीग्रेटेड हमने कर दिया, ये कर दिया, वो सब कर दिया, बताओ सीटी क्या लिखोगे। सीटी तुम लिख के बताओ मेरे, यानी किसी टाइम पर सीटी कितना बनेगा, सीटी कितना बनेगा बताओ, कैसे लिखोगे। अब यहां K1 है तो क्या लिख दोगे K2, और यहां ए से बन गया ए नॉट, होगा ना। नीचे क्या होगा, K1 प्लस K2 ही रहेगा। ये तुम्हें आगे मैं बताऊंगा कैसे, जब क्वेश्चन से कराऊंगा ना तो समझ, उसमें बताऊंगा कैसे लिख दिया जाता है, तो इसको रटने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। और यहां क्या लिखेंगे, एक मिनट एक चीज गलत हो गया है, यहां पर 1 माइनस इतना है, यहां 1 माइनस इतना है, तो यहां लिखेंगे 1 माइनस ई के पावर, यहां क्या लिखेंगे माइनस K1 K2, K1 प्लस K2, और यहां लिखेंगे टी। तो ये आपको याद रखना है, किसी केवल इसको ही चेंज किया गया है। अब आगे मैं बताऊंगा ये क्या है, ठीक है। तो ये पार्ट लिख लिए होगे। तो हमें यहां हम बात करें बी के बारे में, तो ये इंटीग्रेटेड का जो पार्ट है वो एडवांस का टाइप है। हम डायरेक्ट आउटपुट पे आ गए कि हमें किसी टाइम पर बी कितना मिला, तो बीटी इतना मिला, किसी टाइम पर सी कितना मिला, इतना मिला। अब मुझे बताओ कि बीटी अपॉन सीटी का वैल्यू क्या होगा, व्हाट विल बी रेशियो होम एट एनी टाइम, यानी बी का बनने के कुछ टाइम पे बना है और सी कुछ टाइम पे बना है, तो दोनों का बनने का रेशियो क्या आएगा, व्हाट विल बी रेशियो बी टी एट सी टी। तो बिल्कुल सही आया, निका का और गुज्जर का, सॉरी निधि का और विशाल का, क्या आएगा। अब इसको डिवाइड मारोगे तो सब तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, क्या बचेगा K1 अपॉन K2। तो तुम्हें जब भी क्वेश्चंस में, अब यहां से देखो समझो, तुमसे डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछेगा, तुमसे वो इंटीग्रेटेड सोल्व नहीं करवाएगा, तुमसे पूछेगा यहां दे के क्वेश्चन कि बताओ किसी टाइम पर बीटी और सीटी का रेशियो क्या आएगा। तो उसके लिए तुम्हें कोई फॉर्मूला लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि बी कितना बना, सी कितना बना, बस उससे बोला जाए कि तुम भैया K1 और K2 का वैल्यू दे दो, हम निकाल देंगे। तो ये आपसे सिंपली ये तरीका, मतलब नीट में जानने के लिए मैं बोल रहा हूं, डायरेक्ट एडवांस में भी करोगे तो यही, एडवांस में कोई दूसरा थोड़ा लगा होगा, कोई एडवांस वाला दूसरा बेवकूफी होगा ना कि जो ये पूरा लिख के निकाल के तब उसको करेगा। उसमें क्या करना है, जब इसमें बीटी और सीटी के डायरेक्ट वैल्यू आ गया तो हम डायरेक्ट जानेंगे। तो बीटी अपॉन सीटी K1 अपॉन K2 होता है, तो बीटी अपॉन सीटी K1 अपॉन K2 होगा। अब यहां से हमें नेक्स्ट पार्ट ये देखना है कि परसेंटेज ऑफ बीटी, यानी जब बी और सी जब बना है उसमें परसेंटेज कितना होगा, यानी उस सॉल्यूशन में बी और सी के सॉल्यूशन में, बी और सी के मिक्सचर में परसेंटेज ऑफ बीटी, बी कितना बना होगा। तो बी जो बना होगा वो कितना बना होगा, जितना बना होगा बीटी, और टोटल कितना होगा बीटी प्लस सीटी इंटू 100। अब बीटी कितना है तो बीटी यहां से ले लेंगे, बीटी इक्वल टू K1, बीटी इक्वल टू K1 और K1 प्लस K2। अभी तुम्हें समझ में आएगा, सब वही चीजें बार बार रिपीट हो रहा है, सब समझा रहा हूं, अभी ये फ्रैक्शन में लिखा जा रहा है इंटू 100। ये हमारा बनाने का तरीका हो गया। तो इससे ये निकाल दोगे परसेंटेज ऑफ सीटी, क्या निकाल दोगे
कितना सीटी बना किसी टाइम पर, और टोटल यानी बीटी प्लस सीटी इंटू 100। तो सीटी कितना है, K2 अपॉन K1 प्लस K2 इंटू 100। तो हमें चीजें, अब देखो ये याद रखोगे फॉर्मूला, डायरेक्ट तुमसे फॉर्मूला ही पूछ लेगा, ये फॉर्मूला याद रखोगे, उससे भी ज्यादा ये याद रखोगे, ये याद रखोने की कोई जरूरत नहीं है, उससे निकल जाएगा। यहां तक बातें सबको समझ में आई होगी। अब देखो यहां से बोला जाता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कितना डिसोसिएट हुआ, यही पार्ट है डिसोसिएशन वाला, कितना ए डिसोसिएट हुआ है, कितना ए डिसोसिएट हुआ है, यानी कितना उसके पार्ट टूटे हैं। ये पार्ट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वाला है, यही है अल्फा। ये मैं अभी समझा रहा हूं, एक न्यूमेरिकल्स के थ्रू समझा दूंगा तुम्हें, यही है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ए। ए कितना पार्ट टूटा है, तो ए का जो टूटने का पार्ट होगा वो होगा 1 माइनस ई के पावर माइनस के इफेक्टिव, यानी K1 प्लस K2 टी। तुम्हें याद होगा एक न्यूमेरिकल्स तुम बना रहे थे स्टेटमेंट ट्रू एंड फॉल्स में, ट्रू एंड फॉल्स में लेवल 2 में ही बना रहे थे, वहां पर एक ही लाइन में केवल लिखा था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना होगा, यानी कितना पार्ट ब्रेक हुआ, ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। ठीक है, तो हमने पैरेलल रिएक्शन में ये देखा, बरोबर है, पैरेलल रिएक्शन में हमने ये देखा कि ए नॉट कितना है, बीटी कितना है, सीटी कितना है, परसेंटेज कितना निकाला, बीटी अपॉन सीटी कितना आया, ये सब हमने बात किया। अब मैं तुम्हें क्या कर रहा हूं, ये लिख लिया होगा सब चीजें, अब मैं तुम्हें एक कोएफिशिएंट के साथ ये चीजें डायरेक्ट लिखवा रहा हूं, यानी जब कोएफिशिएंट अगर आएगा, अभी तो ये कोएफिशिएंट 1 वाला था, अगर मान लो कहीं कोएफिशिएंट आ गया 1 2 या 2 3, उस केस में तुम क्या लगाओगे, उस केस के लिए भी लिखवा दे रहा हूं, जिससे कोएफिशिएंट वाला आया था तो के इफेक्टिव लिखवाया था। तो अब हम लिख लेंगे कि मान लो यहां पर यही रिएक्शन है, ए बना, यहां कोएफिशिएंट N1 है, यहां कोएफिशिएंट N2 है और यहां कोएफिशिएंट N3 है। ठीक है, तो इस केस में पहला पॉइंट के इफेक्टिव क्या आ जाएगा, के इफेक्टिव आ जाएगा N1 K1 प्लस K2। सेकेंड अल्फा क्या आएगा, यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 माइनस ई के पावर माइनस N1 K1 प्लस K2 इंटू टी। तीसरा बीटी कितना आएगा, तो बीटी लिखेंगे N2 K1 A नॉट अपॉन ये N2 N1 K1 प्लस K2, और ये हो जाएगा वही वाला 1 माइनस ई के पावर माइनस N1 K1 प्लस K2। अब तुम्हें एक न्यूमेरिकल्स बनाऊंगा तब और क्लियर होगा ये बातें। सीटी कितना हो जाएगा, N3 K2 A नॉट अपॉन N1 K1 प्लस K2, और ये हो जाएगा 1 माइनस ई के पावर माइनस N1 K1 प्लस K2, K1 प्लस K2, और ये हो जाएगा टाइम, और दोनों का जो रेशियो हो जाएगा यानी बीटी अपॉन सीटी, बीटी अपॉन सीटी जो हो जाएगा N2 K1 अपॉन N3 K2। ठीक है, परसेंटेज ऑफ बीटी हो जाएगा N2 K1। अब ये सब रटने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें एक न्यूमेरिकल्स बनवाऊंगा मैं, सब ये क्लियर हो जाएगा, कोई फॉर्मूला वगैरह रटने की जरूरत नहीं, इसमें मेन चीजें हमें याद रखना है। कोई इसमें नहीं रट रहा है पूरा, उसमें रटने की कोई जरूरत नहीं है। न्यूमेरिकल्स आएगा डायरेक्ट हम बना देंगे, इसमें बिना रटने के
फॉर्मूले रटने की हमें कोई नीड नहीं है। क्या क्या हमें इसमें याद रखना है वो फॉर्मूला में समझ में आ जाएगा। ठीक है, मेन तुम क्या याद रखोगे इसमें, मेन तुम याद रखोगे एक तो के इफेक्टिव याद रखोगे, दूसरा याद रखोगे ये, इससे सब न्यूमेरिकल्स बन जाता है। ये याद रखने की तुम्हें कोई नीड नहीं है। ये फॉर्मूला पे ये तो मैं बस पेजेज भरने के लिए पूछा लिख दिया हूं, ये न्यूमेरिकल पे डायरेक्ट बन जाता है। कैसे बनेगा वो डिसोसिएशन के कॉन्सेप्ट से मैं बता दूंगा तुम्हें। तो ये और ये याद रखोगे सब बन जाता है। ठीक है, तो मैं हटाऊं। अब तुम्हें घर से बना के लाना, एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है, ताकि क्वेश्चन है ये कि ए से K1 B बना और C बना K2, तो आपको बताना है कि K1 का वैल्यू है 1.26 इंटू 10⁻⁴ सेकेंड इनवर्स और K2 का वैल्यू है 3.8 इंटू 10⁻⁵ सेकेंड इनवर्स। तो परसेंटेज ऑफ बी और सी, बी और सी कितना बना? पहला ऑप्शन है 80% बी एंड 20% सी, दूसरा ऑप्शन है 73.83% बी एंड 23.17% सी। यहां पर मैं क्वेश्चन को थोड़ा इजी किया हूं क्योंकि यहां पर कोएफिशिएंट नहीं लिखा हूं। 90% बी एंड 10% सी, 60% बी एंड 40% सी। तो ये आपको घर से बना के लाना है। अभी एक बस रिवर्सिबल वाला बताता हूं और इसका न्यूमेरिकल्स मैं कल करवाऊंगा। ठीक है, न्यूमेरिकल्स एक कर लोगे तो इसको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ये दूसरा न्यूमेरिकल्स मैं दिया हूं, लेकिन एक दो न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा मैं और, जिससे कि ये तो परसेंटेज बेसिस पे तो आराम से वाला फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हो। अब यहां पर एक कंसेप्ट और बता दे रहा हूं रिवर्सिबल वाला, 2 मिनट में। ठीक है, कल इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करवाएंगे। तो नेक्स्ट हमारा है पैरेलल रिएक्शन के बाद रिवर्सिबल रिएक्शन। पैरेलल रिएक्शन के बाद है रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन ये 2 मिनट में बता दे रहा हूं। तो यहां पर देख लो, ए से बना बी जो कि फॉरवर्ड है और बी से सी। थोड़ा मीनिंग और कल समझाऊंगा। बैकवर्ड, फॉरवर्ड भी जा रहा है, बैकवर्ड भी जा रहा है। तो इसका जो रेट ऑफ डिसोसिएशन लिखा जाता है, रेट ऑफ डिसोसिएशन, जो कितना ये पार्ट कम हुआ, यानी dx अपॉन dt जो लिखा जाता है वो होता है। अब मान लो ये ऐसा है, ये t इक्वल टू 0 पर a है और ये 0 है। जब इक्विलिब्रियम आया तो ये a माइनस एक्स हो गया और ये x हो गया, या इक्विलिब्रियम नहीं किसी टाइम पे आया। ठीक है, तो ये कितना कम हुआ, ये कम होगा, ये इधर से इधर बनेगा। इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन लिखा जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू फॉरवर्ड में से बैकवर्ड, यानी कुछ फॉरवर्ड बनता है कुछ बैकवर्ड आ जाता है। तो फॉरवर्ड का रेट यानी फॉरवर्ड का कुछ रेट, यानी यहां पर हम लिख सकते हैं फॉरवर्ड कितना बना है, फॉरवर्ड का रेट इतना और माइनस बैकवर्ड का रेट, बैकवर्ड एक्स बना है। अब ये कैसे आएगा? फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड हमने किया है, फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड किया है, इसी से रेट निकलता है। ये माइनस किया जाता है क्योंकि ये कुछ बनता है और कुछ ये इधर से इधर चला आता है। तो कल इसका मीनिंग कल समझाएंगे। ठीक है, लेकिन एक लेवल 3 में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है शायद, वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड है, वो वहां लिख के दिया हो पूरा। तो लिख के दिया, तुमसे पूछा है क्वेश्चन में वहां पर केएफ अपॉन केबी का रेशियो क्या होगा। तो जो उसका कोएफिशिएंट होगा वो केएफ का वैल्यू होगा और जो इस फॉर्मेट में लिखा होगा वो केबी का वैल्यू होगा। तो केएफ वहां से निकाल के और यहां से निकाल के डिवाइड मार देना, आंसर आ जाएगा। कल इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे, कल न्यूमेरिकल्स करवाएंगे। इसका आंसर कल बताएंगे, निकाल के लाना तुम लोग।
क्योंकि अभी बहुत जने नहीं बताए हैं, तो इसको निकाल के लाना। मेरे पास भी आंसर नहीं है, कल ही इसका हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक्स टू ऑल। और ये वाला रिवर्सिबल वाला लिख लेना, कल समझाएंगे हम फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड। ठीक है, एक लेवल 3 का क्वेश्चन बनाना, फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड होगा। थैंक्स टू